हेलो। गुड हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। और थर्ड यूनिट शुरू करें पहले मैं स्टार्ट की, जी मैम। है ना। इसको फिनिश करते हैं पहले, फिर हम क्या है थोरोली उस दूसरे पेपर को कर लेंगे। ओके, तो ठीक है ना। ओके मैम, बट मैम आज मैम आप वो थोड़ा समझा दोगे जो आपने नोट्स भेजे थे मुझे। अच्छा, वो क्या है मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे ही सारा करके दिखाऊंगी क्योंकि फॉर्मूले तो वही हैं, है ना। बट ओके मैम। क्या है कि उसको प्रैक्टिकली करने के लिए फिर मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे ही समझाऊंगी फिर थोरोली। तो हम एक काम करते हैं कि आज और कल हाफ एन आवर या 1 आवर लग सकता है इस थर्ड यूनिट में। तो बेटर है कि पहले हम ये फिनिश करके एटलीस्ट फिर हम उसी को थोरोली करते रहेंगे नेक्स्ट डेज में। ठीक है, जो भी ओके मैम। हमारे पास 3-4 डेज बचेंगे उसमें फिर हम उसी पेपर को करते रहेंगे। ठीक है। ओके मैम। हाँ मैम वो मैंने आपको पेपर भी भेज दिया था जो आ रहा है उसका। हाँ, थर्ड वाले का ना, हाँ है मेरे पास। मैं उसी को पहले थोरोली कराती हूँ। जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा व्हाइट बोर्ड का वहां मुझे बता देना, मैं स्क्रीन शेयर करके करा रही हूँ उससे। जी मैम, नहीं मैम वो उसका एनालिटिकल ज्योमेट्री का भी मैंने आपको एग्जाम भेज दिया है, मतलब पेपर जो आया था। अच्छा, पेपर उसका पेपर, हाँ हाँ मैं समझ गई। मैं उसी लिए मैं तुम्हें बता रही थी कि मैं व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगी उसी के क्वेश्चंस को लेकर। मैथड हम करेंगे ठीक है अपना मैम। जो कंसेप्ट है, और क्वेश्चंस हम उसमें से कर लेंगे। ठीक है। ओके मैम। तो पहले हम थर्ड यूनिट में सैम्पलिंग को समझ लेते हैं। लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल, ये पर्टिकुलर ये नहीं है कि हम 30 या कुछ और लें। बट अगर हम मतलब उसको कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली कि लार्ज सैंपल हम ग्रेटर देन 30 ले रहे हैं या 50 ले रहे हैं, तो स्मॉल सैंपल क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू दैट। ठीक है, यानी कि जो पर्टिकुलर वैल्यू हमें ग्रेटर के लिए लार्ज सैंपल के लिए लिए तो उससे जो स्मॉल सैंपल क्या होगा उसके इक्वल या फिर उससे स्मॉल। ठीक। अब हम लार्ज सैम्पलिंग में नॉर्मल टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है। मैम कौन सा स्क्वायर? काई, देखो सैम्पलिंग कर रहे हैं, लार्ज सैंपल हम ले रहे हैं ग्रेटर देन 30 के लिए, और स्मॉल सैंपल लेस देन और इक्वल टू 30 के लिए ले रहे हैं। ओके, ओके मैम। सैम्पलिंग में। हाँ, सैम्पलिंग मान लो कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उसमें से हमें कुछ फाइंड करना है, यानी कुछ टेस्ट करना है कि किसी पर्टिकुलर जो भी हमें करना है, यानी कि मीन करें या कुछ भी करें, हम टेस्टिंग करें उसकी। तो लास्ट सैंपल ग्रेटर देन 30 के लिए, यानी कि एन इज ग्रेटर देन 30 ले लिया, और स्मॉल सैंपल ले लिया लेस देन और इक्वल टू 30। तो इसमें हम लार्ज सैंपल के लिए नॉर्मल टेस्ट यूज करेंगे, और काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट कब लेंगे, जब ग्रेटर देन 50 होगा एन। ठीक है। ओके मैम, ये काई स्क्वायर जो है ये मैम एक्स से लिखते हैं इसको? नहीं, एक्स नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं लिखकर दिखा दूंगी व्हाइट बोर्ड पे, लिटिल बिट डिफरेंस है। जैसे कि ओके मैम। अल्फा में डिफरेंस होता है ना, ए और अल्फा में लिटिल बिट, तो ऐसे ही इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो मैं भी व्हाइट बोर्ड पे लिखकर दिखा दूंगी। ठीक है। तो काई स्क्वायर टेस्ट में भी क्या किस किस चीज के लिए ये यूज होगा कि काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट और फाइन एट्रीब्यूट्स, ये टू पर्पज से हम यूज करेंगे इसको। फर्दर जब हम डिटेल में करेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये गुडनेस ऑफ फिट के लिए हम कैसे यूज कर रहे हैं या फिर एट्रीब्यूट के लिए कैसे यूज कर रहे हैं। स्मॉल सैंपल के लिए हम टी टेस्ट यूज करेंगे और एफ टेस्ट करेंगे। ओके, नॉर्मल टेस्ट को हम किस किस पर्पज से यूज करेंगे, सिंगल पॉपुलेशन, ठीक है, और या फिर सिंगल मीन, या फिर दूसरे तरीके से कैसे, डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंस ऑफ मीन और डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। अब हम वन बाय वन ये डेफिनेशन कर लोगे, या मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, ये पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स, अनवेज्ड, ये सब कर लोगे, या मैं कर दूं इनको एक्सप्लेन। मैम एक बार कर ही दो आप। हाँ मैम एक बार कर ही दो। ठीक है, पैरामीटर्स, स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पैरामीटर्स किसको लेते हैं हम, जो यानी मैम आपकी कांस्टेंट आवाज़ यानी ठीक से मीन नहीं आ या रही है। वेरिएंस है, ये वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इन्हीं को हम पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, यूजुअली डायरेक्ट यूज कर लेंगे म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ओके, दे आर पैरामीटर्स। स्टैटिस्टिक्स मीन्स कि हम डेटा के थ्रू कुछ पर्टिकुलर मीन्स जो रिजल्ट फाइंड करते हैं, मीन्स मीजर, मीन्स कलेक्शन, मीजर और एनालिसिस of data is said to be statistics, which is a branch of mathematics. ठीक है, ये हमारा statistics हो गया।
अनबाइज्ड एस्टिमेट, ये क्या है? इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन जो भी हम फाइंड कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में इज इक्वल टू पैरामीटर इज सेट टू बी अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, मीन्स कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन के लिए रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हम ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू पैरामीटर है। जैसे कि हमने पहले भी किया कि हमने एक्स के लिए फाइंड किया था और हमारा म्यू आ गया। ठीक है, तो ये अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर हो गया। Standard error, the standard error deviation of the sampling distribution of statistics is called standard error. Means the standard deviation of the sampling distribution. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टैंडर्ड एरर कर रहे हैं ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी सैम्पलिंग हम कर रहे हैं उसका अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। ओके। हाँ, एनी लार्ज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट मीन्स कि लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा, ये जो डेटा पॉइंट्स हैं उसी को हम पॉपुलेशन कहते हैं। सैंपल यानी कि जो स्मॉल ले रहे हैं, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 30 वैल्यूज ले रहे हैं हम, तो वो स्मॉल सैंपल है, और 30 से लार्ज लेंगे तो वो लार्ज सैंपल हो गया, या फिर उसको हम पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। हाइपोथेसिस अजम्पशन मीन्स कि हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं, वो मे बी ट्रू भी हो सकता है, वो बाद में हम टेस्ट करते हैं। यानी कि हमने कुछ अज्यूम किया और फिर उसमें टेस्ट किया कि ये वाकई ये करेक्ट है हमारी अजम्पशन या फिर नॉट करेक्ट है या नॉट ट्रू है। तो ये हाइपोथेसिस क्या है? एक्चुअली अजम्पशन है, यानी कि जो हम कंसिडर करके चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं। नल हाइपोथेसिस क्या है? इस हाइपोथेसिस यानी कि ये एक्चुअली एक तरह से अजम्पशन है, एंड विच इज टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द अजम्पशन इट ट्रू। यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या है कि हम कुछ अज्यूम करते हैं कि कोई भी हमने कंडीशन ले ली कि भाई ये ऐसा नहीं है, ये बात सच है। ठीक है, यानी उसको रिजेक्शन के लिए हम ट्रू कंसीडर करके लेके चलते हैं, तो दैट इज नल हाइपोथेसिस। ये समझ आया? यानी कि हमने कोई भी स्टेटमेंट अज्यूम की कि ये सच नहीं है, दिस इज ट्रू। किसी भी को भी हमें फॉल्स प्रूफ कर रहे हैं, वो कंडीशन ट्रू है, तो वो हम नल हाइपोथेसिस में लेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा n-1 अगर एक ही डेटा है तो। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज -1 क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये सारे ना हमें टेस्ट में यूज करने हैं तो हमें पता होनी चाहिए ये सारी टर्म्स। एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% our area beyond the ordinates z is equal to +- z। ये ले रहे हैं हम 1%, यानी कि ये यहाँ पे 2.5 इज कॉल्ड 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आगे हम इनको टेस्ट में डिफरेंट टेस्ट में यूज करने वाले हैं, और इसको हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को। बाद में हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और ऑर्डिनेट्स इसमें क्या ले लेंगे? z इज इक्वल टू +-1.96 इज कॉल्ड 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और इसमें हम 5% को हम 0.05 लेंगे। और ये क्लियर हो रहा है? यानी कि जो हमने कर्व लिया तो इनसाइड हमने अगर 1% ले रहे हैं तो बोथ साइड हमने ऑर्डिनेट्स क्या लिए? लाइक 1% में 99 तो इनसाइड होगा और आउटसाइड से 1% होगा। अगर हम 5% ले रहे हैं तो ये 95% इनसाइड हो गया और 5% आउटसाइड हो गया। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये कर्व है किसका? कर्व है ये किसका? हाँ, हमें डेटा गिवन होगा, ये उसके लिए है। ठीक है, जिसमें हम टेस्ट करने वाले हैं नल हाइपोथेसिस और इसके लिए, तो जो डेटा गिवन होगा उसके लिए कर्व है। ओके। हाँ, टेस्ट यानी कि एक की डेटा गिवन है उसमें। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इंडिविजुअल के लिए। x वही सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल, यानी कि जैसे हम रैंडम वेरिएबल चूज करते थे, यानी फॉर एग्जांपल हेड के लिए कर रहे हैं
तो x को कर लिया हमने कि जितने भी हमें चाहिए n ट्रायल में से। p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया था ना कि प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड इन वन ट्रायल क्या है, हाफ, तो p की वैल्यू वही यहाँ पे सेम है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, np, और वेरिएंस ले लेंगे यहाँ पे npq। ठीक है, ये पहले ये बाइनोमियल में कर चुके हैं, रिमेंबर बाइनोमियल में जो हम कर चुके हैं, दैट इज कि यहाँ पर मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या एनपी है और वेरिएंस है एनपीक्यू। क्यू क्या है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल। ठीक है, ये है ओके द पॉसिबल लिमिट फॉर नॉर्मल वेरिएट, ये है। मैम। ये हम z है जो z है। यस, देखो ये ना जैसे कल हमने किया था ना जी जेड स्कोर, यस मैम। रिमेंबर ये वही है पॉसिबल लिमिट। ओके मैम। ठीक है, ये सारी टर्म हमें टेस्ट में यूज करनी है, इसलिए हमें इनको पहले समझना जरूरी है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस माइनस ये एक मिनट, ये 3 ले रहे हैं, एक सेकेंड चेक करना पड़ेगा मुझे, ये 3 इन्होंने लिया है या जी लिया है, क्योंकि एक्चुअल में फॉर्मूला तो जी का है जो हमने कल किया था। 1 सेकेंड में चेक कर लूँ ये क्या है। ओके सेकेंड पॉइंट है P इज इक्वल टू एक्स ओवर एन, सैंपल पॉपुलेशन या फिर ऑब्जर्व पॉपुलेशन के लिए है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ P, यानी कि P यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ये स्मॉल p एक तरह से मीन है। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के ले रहे हैं तो सैंपल पॉपुलेशन हो गई, और अगर हम यहाँ पर xi ले रहे हैं, ये समझ आ रहा है, xi जैसे कि फॉर्मूला क्या, समेशन xi एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो इसलिए इसको p को डिनोट कर दिया, सैंपल पॉपुलेशन हो गई, और या फिर ऑब्जर्व पॉपुलेशन। और उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसे हम इसको लिख सकते हैं टर्म्स ऑफ x ओवर n, और n क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ex, और ex क्या है, np है, यानी कि मीन है। ठीक है, ex np है, और तो फिर हमारा ये फाइनली आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू p ही आ जाएगी। सिमिलरली हम वेरिएंस को फाइंड कर लेंगे। Now, if P is not known, then small p is taken instead of capital P. एक्चुअल में हम क्या ले रहे थे यहाँ पे, कैपिटल P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल है। अगर ये नोन नहीं है तो हम स्मॉल p को ले लेंगे, यानी कि x ओवर n को ले लेंगे। और एक्चुअल में भी वही है कि जैसे कि यहाँ तो हमारा लाइक अगर हम हेड टेल की बात करें तो वो नोन है, कोई भी ऐसा हमारा एक्सपेरिमेंट होगा कि वहां पे अगर नोन नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल p ले लेंगे। ऑब्वियसली हम फेवरेबल आउटकम्स न्यूमरेटर में लेते हैं और नंबर ऑफ आउटकम्स डिनोमिनेटर में लेते हैं, तो यहाँ से हम स्मॉल p को भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टैंडर्ड एरर के लिए क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू ओवर n। समझ आ रहा है ये? यस मैम। हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर एक्चुअल में क्या है, एसडी तो था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमने यहाँ पे p फाइंड कर लिया, यानी कि सॉरी वेरिएंस ऑफ p फाइंड कर लिया, तो उसी को हम क्या ले लेंगे, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो बस वही हो गया। तो प्रोबेबल लिमिट फॉर p इज, p की प्रोबेबल लिमिट ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से फाइंड कर लेंगे, दैट इज लेस देन और इक्वल टू EP, जैसे कि अभी ऊपर किया था हमने प्रोबेबल लिमिट फॉर नॉर्मल वेरिएट के लिए किया था, तो ये 3 ही है यहाँ पे, ये ना 3 ही लिया है, ये 3 लिया है ना। ये एक तरह से फॉर्मूला है 3 टाइम्स ऑफ दिस,
तो ये हमें फर्दर यूज करना है। एक्स की हमने प्रोबेबल लिमिट फाइंड कर ली, पी की हमने फाइंड कर ली, और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ पी इंटू क्यू ओवर एन, या और ये मेंशन बीएसटी इज कॉल्ड एज सी। अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टू डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि टू पॉपुलेशन के डिफरेंस के लिए हम सिग्निफिकेंस टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो z को हम इस वे में ले लेंगे जो हमने कल किया था Z स्कोर टेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये सब इन सभी का डिफरेंस ले लेंगे टू पॉपुलेशन का। ठीक है, ईच प्लेस पर जहां जहां हम ले रहे थे p को, तो वहां हम टू पॉपुलेशन का डिफरेंस ले लेंगे। सिमिलरली ईच एंड एवरीथिंग के लिए, चाहे हम z फाइंड करें, चाहे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करें यानी कि मीन फाइंड करें, या हम वेरिएंस फाइंड करें। सिमिलरली जब वेरिएंस के लिए हो जाएगा तो एस डी के लिए तो अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इस तरह से फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? मैम एक बार जी फिर से समझा दोगे, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। हाँ, जी एक्चुअल में क्या था, देखो एक्स बार माइनस म्यू था, और म्यू क्या है, ई एक्स। ठीक है, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ले रहे थे हम। ठीक है, ये जी था। देखो यहाँ पर हम कल तो ले रहे थे, तो हम एक ही डेटा के लिए ले रहे थे, है ना, तो हम सिर्फ एक ही डेटा का हम सैंपल मीन लेंगे और पॉपुलेशन मीन लेंगे ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, मींस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या है, एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेविएशन हम ले रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि हमें दो डेटा के डिफरेंस के लिए फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली जहां हम वेरिएबल यूज कर रहे थे वहां हम डिफरेंस यूज कर लेंगे। ओके, इसीलिए हम डिफरेंस यूज कर लेंगे। P1 P2 क्यों ले रहे हैं कि एक्चुअल में P को क्या ले रहे हैं, मीन ले रहे हैं। स्मॉल p को हम यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये तो ले रहे थे। ठीक है, तो तुम या तो मीन के फॉर्म में ले लो, सैंपल पॉपुलेशन को ले लो, या फिर तुम डायरेक्ट इनका डिफरेंस यहाँ पे तुम्हें गिवन होगा तो वहां का हम डायरेक्ट डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो जहां भी हम यूज कर मतलब जो वेरिएबल यूज करते हैं सिंपल वर्ड्स में हम समझे कि वहां हम इनका डिफरेंस यूज कर लेंगे ईच वैल्यू का, क्योंकि यहाँ पे पेयर में गिवन होगी और हम उसके डिफरेंस के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो ईच प्लेस पर हम दोनों डेटा का डिफरेंस ले लेंगे जो भी हमें गिवन होगा। ठीक है, ये क्लियर है? यस मैम। तो ऐसे ही हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के डिफरेंस के लिए हमने फाइंड कर लिया, फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ गया P1 माइनस P2 आ गया। ऐसे ही हम वेरिएंस को फाइंड कर लेंगे। ओके, तो वेरिएंस हमारा ये आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे देखो वैल्यू लगा दें, हमने P माइनस P1 फाइंड हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ फाइंड हो गया यहाँ पे, जो कि क्या आ गया, P1 माइनस P2 आ गया। अब हम इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, जी में पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली देखो जो वेरिएंस है, डिनोमिनेटर में क्या था, वेरिएंस का स्क्वायर था, तो वेरिएंस हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, और फिर फाइनली हम जी में पुट कर देंगे, तो जी आ गया, ये आ गया फाइनली। क्लियर? यस मैम। हाँ, अब हमने केस फर्स्ट लिया कि H0 या H0 भी इसको कह देते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। तो Z क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो Z है ना, लेफ्ट हैंड साइड में तो स्मॉल वाले P1 P2 का डिफरेंस है, और राइट हैंड साइड में जो माइनस करके वो कैपिटल वाले हैं। तो अगर कैपिटल वाले दोनों इक्वल हैं तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए Z इक्वल टू हमारा आ जाएगा P1 माइनस P2, वो भी स्मॉल वाला से, और नीचे हो जाएगा स्क्वायर रूट में PQ, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, P1 PQ क्या है, दोनों सेम है, तो Q1 Q2 भी सेम हो जाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है सेम, है ना। तो जब सक्सेस की सेम हो जाएगी तो फेलियर की भी सेम हो जाएगी, राइट। तो उसको हमने डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो कॉमन ले रखा है यहाँ पे PQ को, तो अंदर क्या होगा, सिर्फ 1/n1 प्लस 1/n2, यानी कि डेटा नंबर ऑफ वैल्यूज बोथ डेटा के लिए। ठीक है, तो अगर P इज नॉट नोन, अगर P नोन नहीं है तो हम ये ऊपर ही कर चुके थे ना कि अगर P नोन नहीं है तो हम वहां पे क्या ले लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, P इज नॉट नोन, तो इसकी जगह पर हम स्मॉल p ले लेंगे। ओके, ये है।
मैम ये पर ये पी और स्मॉल पी में फर्क क्या था? देखो देखो, पी तो हमने स्मॉल के लिया था सी, स्मॉल पी क्या है, एक्स ओवर एन है, सैंपल पॉपुलेशन, जी मैम। ठीक है, या फिर ऑब्जर्व पॉपुलेशन। कैपिटल पी क्या है, कैपिटल पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, ओके। और कैपिटल ओके। क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल, यानी कि 1 माइनस पी करके भी हम क्यू को फाइंड कर सकते हैं, ओके। जी मैम। एक मिनट में ये देख लो, रिकॉर्डिंग तो है ना, एक सेकेंड चेक कर लो। हाँ रिकॉर्डिंग है, क्योंकि इससे बाद में रिवीजन करो तो फिर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर जो हम P को ले रहे हैं, सी, यहाँ पर जो कैपिटल P हमने लिया, अगर P इज नॉट नोन तो P को, कैपिटल P को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, x1 प्लस x2 ओवर, एक सेकेंड, ये x1 प्लस x2 स्मॉल वाले, और कैपिटल लाइक x1 x2 क्या है, n इंटू P1 है, प्लस n इंटू P2 आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, ये माय मिस्टेक, ये n1 n2 है, एक सेकेंड, ये जो डिनोमिनेटर है ना, क्योंकि कैपिटल हम p क्या ले रहे हैं, स्मॉल p के इक्वल ले रहे हैं, और स्मॉल p क्या होता है, अगर वो नोन नहीं है तो स्मॉल p क्या होता है, x ओवर n, ठीक है। तो अगर हम x ओवर n ले रहे हैं, अब हम उनका सम ले रहे हैं, तो x यहां से हमारा आया है, मैं एक मिनट, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो ये कैपिटल बी वाला पोर्शन, तो मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे बता दूं, या फिर अगर आगे समझ, x1 की जगह हम क्या ले लेंगे, P1 इंटू N1, क्यों, क्योंकि P1 क्या है, x1 ओवर n है, P1 एक्चुअली क्या है, x1 ओवर n1 है, तो वहां से हम x1 को फाइंड कर सकते हैं n1 इंटू P1, ये क्लियर है। ऐसे ही हम x2 के लिए कर लेंगे, ये क्लियर हुआ स्टेप ये वाला। मैम ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी, क्या क्वेश्चन करूंगा तो क्या मैं भी बता व्हाइट रही? बोर्ड पे बता देती हूँ इसको ना, मैं व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ अभी। देखो हमने क्या लिया था, जो पॉपुलेशन लिया था ना, तो वो क्या था, p स्मॉल वाला p लिया था, ये स्मॉल p क्या था, x ओवर n था। तो अगर हमें p1 फाइंड करना है, तो यहाँ क्या होगा, x1 ओवर n1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x1 फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, p1 इंटू n1, या फिर n1 इंटू p1 आ जाएगा, बस, ठीक है। इस तरह से आया हुआ है ये। सिमिलरली हमारा x2 हो जाएगा, तो x2 क्या हो जाएगा, n2 इंटू p2, ओके। ये है, क्योंकि हमें क्या करना था जी कि मैम। यहाँ पर x1 प्लस x2 था ओवर n1 प्लस n2 है, बस। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी है इन दोनों की, बस, क्लियर। अब हो गया जी क्लियर मैम। ये, हाँ। यस मैम। और ये p क्या है, ऑल्सो नोन एज कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, जो हम ये ले रहे हैं ना p, इस लाइन में, नोट वाली लाइन में जो p ले रहे हैं, वो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि दोनों के को अब हम टेस्ट ऑफ सिग्मा z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि स्टैंडर्ड भी सिंपली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम किस में ले रहे हैं, नॉर्मल टेस्ट, मतलब कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद है उसमें मीन क्या होता है, 0, ठीक है। इसके लिए ले रहे हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि नॉर्मल टेस्ट, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आया हुआ है। और यहाँ पर लाइक के z क्या है, लेस देन और इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z और इक्वल, ठीक है। एक ये फैक्ट्स हैं जो हमें क्वेश्चन,
कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी की लेस देन और इक्वल टू 3 हुई, ये हो जाएगी 0.993। हम क्या करेंगे, S0 को, ठीक है, 10 अब हम ये ले लें कि P प्रोबेबिलिटी एट एब्सोल्यूट 1.96 ले रहे हैं हम, ठीक है। सारी चीजें बाद में हमें अपने सारे टेस्ट जहां पे भी रिक्वायर्ड होगा वो यूज करनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 1.96 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या लेंगे, ठीक है। और ये क्या है, S0 इज रिटेन, डिफरेंस इज सिग्निफिकेंस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर ये लेस देन और इक्वल टू 2.58 है, एक्चुअली ना ये जो वैल्यूज होती है वो कंपैरिजन करके हमें यहाँ पे कंक्लूजन दे रखा है, एक्चुअली ये टेबल में है, टेबुलेटेड वैल्यू भी होती है ना, इसकी टेबल भी वो देते हैं वहां पे चेक करने के लिए। मतलब अगर ये हम वैल्यूज की लेस टेबल देन और मिलेगी? इक्वल टू 2.58 पे लेते हैं तो हम 0.99 लेंगे। हाँ बोलो। मैं बोल रहा था ना, मगर ये वो ऐसे ये जेड की हाँ, आप ये सारी वैल्यूज ये वो ना लोग खुद तुम्हें देंगे? देंगे, वो क्वेश्चन में देंगे तुम्हें, जेड की वैल्यू ओके, ना ठीक। इसमें देंगे और हमें यूज करनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग हम एच को देखेंगे कि एच को रिटेन करना है, रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, क्या करना है। ओके ओके। हाँ, ये कंडीशन सारी देने वाली है वो टेस्ट में। ये एक तरह से फॉर्मूला टाइप तुम समझ लो, जो कंसेप्ट है ना वो समझ सकते हैं, ये मतलब उनको यूज करना है बाद में। अब केस 2 में क्या है कि ये तो हमने कंडीशन ली थी लेस देन और इक्वल टू के लिए, केस 1। अब केस 2 में क्या लेंगे, सारी कंडीशन ग्रेटर वाली ले लेंगे। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन 3 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 3 के लिए हम p फाइंड करेंगे, तो वो आ जाएगा 0.0027। तो इस कंडीशन में H0 रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ तो हम रिटेन कर रहे थे, यहाँ पर ये रिजेक्ट हो जाएगा। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की पहले डेफिनेशन देख लेंगे। प्रोसीजर विच एनेबल अस टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन whether to accept or reject the hypothesis, or to determine whether observed sampling result differ significant from the expected result. It means देखो हमें कुछ conditions given होंगी जहां हम ये सारी चीजें यूज करेंगे। मैं कहूँ कि हमारे वो टेबुलेटेड वैल्यूज यानी कि टेबल भी देंगे, ठीक है। ये मैं बता दूंगी कि कैसे चेक करते हैं उसमें। तो हमें इतने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमें एक तो हमें अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू यूज करनी है, फिर जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो मैं दे रखा होगा क्वेश्चन में कि कितने परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे तुम्हें कंपेयर करना है। तो अगर इसकी वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से लेस है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और टेबुलेटेड वैल्यू से हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है तो हम रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल वर्ड्स में ये है। कोई भी हम टेस्ट यूज कर रहे हैं वहां पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो जरूर देंगे उसमें, ठीक है। हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और ये उसमें क्या है कि जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसमें हमें ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं देखना, हम टेबल में देखते हैं ना, तो वहां पे अलग अलग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यूज गिवन होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो मैं तुम्हें टेबल देखना सिखा दूंगी, वो एग्जाम में देंगे ही। तो वहां हम देखेंगे, तब हम कंक्लूजन देते हैं कि सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन या फिर इक्वल टू टेबुलेटेड वैल्यू, तो हम एक्सेप्ट करते हैं जो भी हमने कंडीशन ली है। अगर ग्रेटर हो गई, चाहे भले कितनी भी प्लेसेस ऑफ डेसिमल में हमारी ग्रेटर हो, तो फिर हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये है इसका कंक्लूजन। तब हमने जो एजम्पशन ली थी ना H0 की, जो हमने एजम्पशन ली थी, तो अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर हो गई टेबुलेटेड से, यानी कि टेबल वाली वैल्यू से ग्रेटर हो गई, तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ टेबल को चेक करने के लिए होती है। फॉर्मूले तो हमें यही यूज करने पड़ते हैं जो हमारे यही है फॉर्मूले, ठीक है। जो डिफरेंट टेस्ट के दे रखे होंगे ना, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, टी टेस्ट या एफ टेस्ट, जो भी है। अब क्वेश्चन से समझ आ जाएगा तुम्हें। अ कॉइन इज टॉस्ड 10,000 टाइम्स एंड इट टर्न्स अप हेड इतना टाइम्स, यानी कि उसमें से 5,195 टाइम्स हेड आ गया। डिस्कस दैट whether coin may be
रिगार्डेड एज अनवेस्ट वन। चलो चेक करते हैं इसको। एन क्या है यहाँ पे 10,000 है, एक्स हमारा 5195 आ जाएगा। अब हमने इसको S0 को यानी कि नल हाइपोथेसिस को हमने ये जो कंडीशन हमें चाहिए वो हमने ले लिया कि मान लो ये बात सच है। अब उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो हम अपने टेस्ट से देखेंगे। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट कर दी, कैलकुलेट करके क्या आ गया हमारा 3 पॉइंट ये आ गया 9। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारा क्या होना चाहिए, ये लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए, जो कि हम पहले कर चुके हैं फॉर्मूला कि एक्सेप्ट कब करेंगे हम, इस कंडीशन में, केस फर्स्ट में, जब लेस देन और इक्वल टू 3 होगा। बट ये क्या हो गया यहाँ पे, ग्रेटर देन 3 आ गया, भले कितने भी प्लेसेस ऑफ डेसिमल में आ जाए। ठीक है, इट मींस कि लाइक जो हमारी अजम्पशन थी S0 की वो रिजेक्ट हो गई। ओके, यहाँ पर क्या है कि जो क्वेश्चंस तुम्हें दे रहे हैं ना, जो कंडीशन तुम्हें पहले ही दे दिए, तो मे बी कि तुम्हें उसमें चेक भी ना करना पड़े टेबल में, क्योंकि उन्होंने पहले से यहाँ पे निकाल के दे दिए टेबल की वैल्यू कि ये होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, ये इसीलिए हमने यहीं पे कंपेयर कर दिया। तो S0 क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया। तो इट मीन्स कि कॉइन क्या है, बेस्ड, बाइस्ड है। ठीक है, अनबाइस्ड नहीं है। क्लियर, ये समझ आ रहा है? हाँ, अब यहाँ पे देखो ये biased coin was thrown 400 times and had resulted 240 times. Find the standard error, ठीक है, of population of hats and deduce that from of getting had in a single throw of coin. The coin at most certain between this and this, ये होनी चाहिए। Observed population यानी कि जो हमें गिवन है स्मॉल p, वो क्या ले लेंगे हम, x ओवर n ले लेंगे। तो x क्या है 240 है और n क्या है 400 है। स्टैंडर्ड एरर एक्चुअल में क्या है, p q। ठीक है, ये है p। देखो ये जो हमारा फाइंड होकर आ गया, तो q यू नो वेरी वेल कि हम q क्या लेंगे, और n हमारे पास पहले से ही है, उसको ऐसी वाले फॉर्मूले पुट कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ रहा है? यस मैम, पर ये मैं समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, अगर प्रैक्टिस करूंगा तब शायद पता चले कुछ। किस में बताओ? मैं मतलब ये ओवरऑल समझने में थोड़ी सी ना दिक्कत सी आ रही है। हाँ, देखो यहाँ पर हमें क्या है कि अभी एक्चुअली क्या है, जब व्हाइट बोर्ड पे करते हैं तो ईच स्टेप हम कैलकुलेट करके चेक करते हैं ना, और यहाँ पे क्या है कि अभी हम थोरोली किसको कर रहे हैं। तो जब इन क्वेश्चंस को तुम करोगे, जैसे कि नंबर ऑफ टाइम्स है, ट्रायल्स हैं, यानी हम कितने ट्रायल्स ले रहे थे वो n है, उसमें से हमारा फेवरेबल रिजल्ट क्या आया, वो 240 यानी कि वो x है, क्योंकि हम बिगिनिंग में ये डिनोट कर चुके हैं कि क्या हमारा n होगा, क्या हमारा x होगा। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हम पहले से ही कर चुके हैं यहाँ पे, और वो क्या क्या यूज कर रहे हैं हम वो भी कर चुके हैं यहाँ पे, देखो यहाँ। तो बस ठीक है, इस तरह से तो बस फॉर्मूला इसको हमें यूज करना है। ओके, इसको मेरे कराने के बाद भी तुम्हें तुरंत फिर से करके इन क्वेश्चंस को करना होगा, तब भी ये माइंड में क्लियर होंगे। ठीक है, मुझे तो मैं व्हाइट बोर्ड पे भी करा दूंगी, नॉट एन इशू, बट क्योंकि टाइम लेस है इसीलिए हम इस पे कर रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये अच्छे से कब तुम्हें लगेगा कि हाँ मुझे आ गया, जब तुम बाय हैंड करोगे इनको। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे आ गया। अदरवाइज क्योंकि थ्योरी अलग चीज है, मैथ अलग है। बट अभी हम डेफिनेशन और ये फॉर्मूलाज को भी व्हाइट बोर्ड पे, सॉरी स्क्रीन पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेस टाइम है, बट नॉट प्रॉब्लम। तुम आज के आज ही इनको, मतलब जो हमने अभी भी किया है उसको क्लास के बाद या जैसे भी टाइम मिले आज, तो आज के आज ही कर लेना, इसको पेंडिंग मत छोड़ना। अगर पेंडिंग छोड़ा तो फिर ऐसा लगेगा कुछ किया ही नहीं है, इसमें कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट। ये लिमिट थी जो हमने की थी पी के लिए। यानी कि हमें क्या करना था कि reduce that the probability of getting hard in a single throw of the coin lies at most certainly between this, ये हमें शो करना है कि इसके बीच में लाई करती है। चलो देखते हैं। ठीक है,
तो बस क्योंकि कोई भी हमें अगर वो दे रखी है, ड्यूरेशन दे रखी है, कोई भी क्लास मतलब इंटरवल दे रखा है कि इस बीच में लाई करती है, इट मीन्स कि ये लिमिट्स है। और लिमिट्स वाला फॉर्मूला हम प्रोबेबिलिटी की लिमिट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी की लिमिट ये हम पहले ही कर चुके हैं। देखो ये प्रोबेबल लिमिट मीन्स की प्रोबेबिलिटीज की लिमिट फॉर पी, तो ये हमारा फॉर्मूला है, बस ये कर लेंगे हम। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर है? ठीक है, यस मैम। हाँ ये हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे वैल्यूज लगा देंगे पी एंड क्यू की, और जो हमारा एन गिवन है जो फॉर्मूले में, बस ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जो नेगेटिव वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड ले लेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू उसको राइट साइड ले लेंगे, प्लस माइनस दोनों साइन के साथ है ना, तो वी नो दैट कि नेगेटिव ऑब्वियसली लेफ्ट साइड होगी और पॉजिटिव राइट साइड होगी। क्लियर? यस मैम। A die is thrown 9,000 times and a throw of 3024 observed. X70 die is thrown. Okay. यहाँ पर कुछ मिसिंग है एक्चुअली। ये क्या है? हैड इज ऑब्जर्व यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये दो नंबर्स पता नहीं क्यों। एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी एक ये क्या है? ट्राई थ्रोन 9,000 टाइम्स, ठीक है, एंड थ्रो ऑफ दिस ऑब्जर्व्ड 3024। The probability of getting show that dice cannot be regarded as unbiased, and one find limit between which is probability of throwing. Okay. एक मिनट, पी को लिया है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, चाहे भले कोई एक वर्ड मिसिंग हो, यहाँ पे कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में ना, कुछ मिसिंग है, क्योंकि थ्रो ऑफ 3024 ऑब्जर्व व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में, तो मैं चेक कर लूंगी इसको कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, चाहे भले ही सिंगल वर्ड मिसिंग हो, यहाँ पर तो कुछ मेंशन होगा। ठीक है, तब हम इसको यहाँ प्रोबेबिलिटी बाकी की चीजें ले पाएंगे, तो मैं इसको चेक कर लूंगी, फिर हम इसको कर लेंगे। ओके। अब हम ले रहे हैं ये टू के लिए, टू पॉपुलेशन के लिए, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 1000 पर्सन फ्रॉम अ टाउन ए, 400 आर फाउंड टू बी कंज्यूमर self wheat. Okay, consumers of wheat, and sample of 800 from a town B, 400 are found to be consumer, ठीक है, of wheat. Okay, do these data reveal a significant difference between town A to town B? So for population of wheat consumers is concerned. चलो ठीक है, देखते हैं।
यहाँ पर हमें n1 n2 गिवन है और x1 x2 p1 p2 हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हमने लाइक ये ले लिया कि इन्होंने पूछा है कि डू दीज डेटा रिवील अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी एंड सो फॉर पॉपुलेशन ऑफ व्हीट कंज्यूमर्स इज कंसर्न। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि लेट H0 हमने कंसीडर कर लिया है नल हाइपोथेसिस कि लेट P1 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू P है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस रिगार्डिंग द व्हीट कंजम्पशन ऑफ टू सिटीज। हमने ये मतलब अज्यूम कर लिया कि इनमें कुछ भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है जो व्हीट का कंजप्शन है दोनों सिटीज में। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये जो कुछ दोनों का हमने वो ले लिया सम। ठीक है, तो ये आ गया 400 ओवर ये 1800 एंड विच इज इक्वल टू 4/9 आ गया। अब हम z फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सारी कंडीशंस जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम z फाइंड कर लेंगे। z हमने फाइंड कर लिया। देखो P1 माइनस P2 का जो डिफरेंस ले लिया और कैपिटल P1 P2 का भी डिफरेंस ले लिया और नीचे हमने P एंड Q ले लिया। ठीक है, देखो इक्वल लेते हैं तो हमसे PQ को आउटसाइड ले लेते हैं और अंदर क्या रहेगा 1/n1 प्लस 1/n2। ये तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, इस फॉर्मूले में देखो ये यूज कर लिया। एक सेकेंड, जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी थी इसलिए हमने वहां पे कंबाइंड प्रोबेबिलिटी भी फाइंड की। एक सेकेंड, ये जो है ठीक है, जो डिफरेंस के लिए हम फाइंड कर रहे थे एक्चुअल में यहाँ पे हमें कि हमें कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ये भी लेनी पड़ती है, तो ये हमने ले लिया यहाँ पे, तो इसके थ्रू हम फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन शो नहीं की है, बस हमें कैलकुलेशन यूज करनी है यहाँ और रिजल्ट शो कर दिया है। मिसिंग है कि अब हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या है। एक्चुअली नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, बट हम क्या लेते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z लेते हैं। फॉर्मूले में हमने क्या लिया था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। तो वो क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, हमने एक कैलकुलेट की तो ये आ गई हमारी ग्रेटर देन 3 आ गई, क्योंकि 4.25 आ रही है आ रहा है रिजल्ट इसका, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया था कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, राइट? बट ऐसा नहीं है, एच नॉट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, यानी कि जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। क्लियर? यस मैम। ये क्लियर हुआ? हेलो? यस मैम, ये हो गया। यस मैम, हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मशीन पुट्स out 16 imperfect articles in a sample of 500. After machine is overhauled, it put only 3. Okay. After machine is overhauled, it put only 3 imperfect articles in a batch of 100. Has the machine improved? ये हमें चेक करना है कि ये इम्प्रूव हुई या नहीं हुई, ये हमें टेस्ट करना है। हम n1 n2 ले लिए, पहले 500 फिर 100 था, पहले x1 क्या 16 था और फिर ये x2 3 आ गया। p1 यहाँ से फाइंड कर लेंगे, p1 p2। फिर हम करेंगे h0, हमने अज्यूम कर लिया कि p1 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू p, मीन्स की द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्परफेक्ट आर्टिकल इज सेम एज इट वाज अर्लियर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे
देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द मशीन, ये हमने अज्यूम किया है। अब हम z फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि अब हम स्मॉल p1 माइनस p2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है, इसलिए जो डिफरेंस जो कैपिटल वाला है वो 0 हो गया था, इसलिए हम ये वाला यूज कर रहे हैं p1 माइनस p2 वाला, ठीक है। अब हम वैल्यूज यूज कर लेंगे सभी की। कैपिटल P क्या है, वही कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हमने ले ली, ठीक है। बस क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल P है वो नोन नहीं है, तो हम इसके थ्रू फाइंड कर लेंगे, जैसे कि हमने फॉर्मूले में किया था, जब ये नोन नहीं होगी तो हम कंबाइंड इस तरह से फाइंड कर लेंगे। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। तो H0 इज रिटेन, क्योंकि ये लेस देन 3 आ गई वैल्यू। इट मीन्स कि जो हमने S0 यानी कि नल हाइपोथेसिस जो अज्यूम किया है वो एक्सेप्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि नो इम्प्रूवमेंट इन अ मशीन, क्योंकि हमने यही तो अज्यूम किया था कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। हर बार यही अज्यूम करते हैं कि हर बार यही अज्यूम करते हैं नो इम्प्रूवमेंट? नहीं, हर देखो जो हमें कंडीशन चाहिए, यानी कि जिसने कहा है कि हैज द मशीन इम्प्रूव्ड, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अज्यूम करेंगे। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे ना, जो हमें कंडीशन चाहिए कि मान लो कि कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, जबकि हमें यहाँ से दिख भी रहा है, देखो कि पहले 500 में से 16 इनपरफेक्ट आ रहे थे, ठीक है। और अब हम ले रहे हैं लाइक 3 आ रहे हैं आउट ऑफ 100। तो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये हमने तो इसमें कर लिया कि भाई दोनों की इक्वल है मान लो, ठीक है। तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब ये कंडीशन एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, ये हम टेस्ट से कर लेंगे। तो अगर ग्रेटर देन 3 आता तो हमारी अजम्पशन क्या है, वो फॉल्स हो जाती है, जैसे कि ऊपर वाले कुछ क्वेश्चंस में भी हुई है, हमारी फॉल्स हुई, हमने S0 को क्या किया, रिजेक्ट भी किया है। जब ये हमारी कैलकुलेशन यानी कि z की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 आ जाएगी तो हम रिजेक्ट करते हैं। अब ये लेस देन 3 है 0.10, तो ऑब्वियसली जो हमारी h हमने कंसीडर किया था उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और असम्पशन क्या थी कि नो इम्प्रूवमेंट, बस, ठीक है। यहाँ पर क्या था, देखो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ग्रेटर देन 3 आ गया था 4.25, तो इसलिए हमने इसको रिजेक्ट किया था जो हमने अजम्पशन ली थी, ठीक है। जो दो अजम्पशन ली थी, ये जो हमने अजम्पशन ली थी S0, तो उसको हमने रिजेक्ट किया था, क्योंकि जो Z की जो है वो क्या आई थी, ग्रेटर देन 3 आ गई थी। तो हर बार हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी हमने अज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग हम Z को फाइंड करते हैं, ठीक है। कुछ जो हमें कंडीशंस गिवन है, डेटा गिवन है, ठीक है, उसके बाद उसने पूछा क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर टेस्टिंग के बाद देख लेंगे कि ये ग्रेटर देन 3 आ रहा है या लेस देन और इक्वल टू 3 आ रहा है, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और ग्रेटर के लिए रिजेक्ट कर देंगे। ओके ओके मैम। हाँ, ठीक। कुछ क्वेश्चंस को तुम ट्राई करोगे, ये वाले क्वेश्चंस को कुछ को ट्राई करके देखना। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। एक मिनट देखते क्वेश्चन है या फिर कुछ और है कंसेप्ट। अच्छा ठीक है, चलो अब हम यहाँ से न्यू टॉपिक आ रहा है, यहाँ से कर लेते हैं इसको, है ना। Test of significance for single mean. If xi is a random sample of size n from a normal population with mean mu and variance sigma square, then the sample mean is distributed normally with mean mu and variance this. यानी कि हमने ले लिया एक सैंपल साइज n का सैंपल हमने ले लिया और xi क्या रैंडम सैंपल ले लिया, यानी कि कुछ इसमें डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मीन हम म्यू ले रहे हैं, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ले रहे हैं, तो सैंपल मीन देन द सैंपल मीन इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विद मीन म्यू और वेरिएंस हम ले रहे हैं इसमें ये सिग्मा स्क्वायर ओवर n, जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ले रहे हैं तो के लिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू एक्स बार इज, ये हम कल भी कर चुके थे, SNV, रिमेंबर, ठीक है। SNV हम कल कर चुके थे। तो ये मीन ऑफ सैंपल, देखो ये जो S दिखा रहे हैं, एक
नोट, ये है एस मीन ऑफ सैंपल। तो ये जो ब्लैक में लिख रखा है ये, एक सेकंड, ये म्यू इसका कुछ ये मीनिंगलेस ही है एक तरह से, कि हम यहाँ पे वेरिएंस ऑफ फाइंड कर रहे हैं एक्स बार का। यहाँ पे वेरिएंस एक्चुअल में क्या है कि एक्स का नहीं फाइंड कर रहे हैं, ये एक्स बार का फाइंड कर रहे हैं। ये जो हमने कल भी किया था, रिमेम्बर SNV जो हमने कल किया था टॉपिक, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स बार माइनस ई एक्स बार वो दोनों सेम ही आते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स बार भी सेम एज वही आया था जो हमने फाइंड किया था, म्यू म्यू आ गया था। और वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या आ गया था, ये दिस वन सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। तो जब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो सिग्मा तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन रह जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो इसलिए z का फॉर्मूला ये था, ये हम कल कर भी चुके हैं। ठीक है, कब, जब हम ले रहे हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल मीन के लिए। ठीक है, ये अब H0 क्या लेंगे यहाँ पे, द सैंपल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। इसमें से हम सैंपल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर जो टेस्टिंग करेंगे, और हम क्या करेंगे 95% यहाँ पर, यानी कि इंटरवल तो हमें एक ही बने, बट यहाँ पर लेते हैं हम 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं। यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस इंटरवल तो ये नीचे वाला है Z वाला, बट ये 95% है, इसके बाद ये मिसिंग है वर्ड, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज गिवन टू बी। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हम इस तरह से फाइंड करेंगे, जो Z की एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को, म्यू के कॉन्फिडेंस इंटरवल को। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z इज लेस देन और इक्वल टू 1.96 लेंगे। ठीक है, इट मींस कि जो हम Z फाइंड कर रहे हैं, यानी कि ये क्या था, फॉर्मूला Z के जो था, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1.95 होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए, और रिजेक्ट जब इससे ग्रेटर होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले 3 कर रहे थे ना, 3 से कंपेयर कर रहे थे कि लेस देन इक्वल टू 3 है तो एक्सेप्ट है, अगर ग्रेटर देन 3 है तो फिर रिजेक्ट है। तो यहाँ पर अब हम ये 1.96 लेंगे, और म्यू को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, म्यू इज लेस देन और इक्वल टू एक्स बार प्लस 1.96 मीन्स ये आ जाएगा, लाइक प्लस माइनस में दोनों टुगेदर हम ले सकते हैं, या फिर हम इस इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये इंटरवल आ गया, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो ये है मीन का। ठीक है, ये म्यू मीन है, तो लेफ्ट साइड इसकी नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू, राइट साइड इसकी पॉजिटिव वैल्यू साइन के साथ वैल्यू है, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ये तो था 95% के लिए, देखो ये 95% के लिए, और 99 के लिए ये हो जाएगा इंटरवल। ठीक है, हम क्या ले लेंगे, म्यू को लेस देन और इक्वल टू क्या ले लेंगे, एक्स बार प्लस माइनस 2.58 एंड यहाँ पे सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, और 98 पर हमारा यहाँ पे 2.33 आ जाएगा। डिफरेंस क्या है देखो, 95 पे क्या लिया था हमने यहाँ पे 1.96। ठीक है, 99 पे 2.58 और 98 पर ये होगा 2.33। ओके, ये होगा। अब हम टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ मीन। पहले हमने क्या किया था, 1 के लिए किया था, अब हमने डिफरेंस ऑफ मीन के लिए कर रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ मीन के लिए जहां भी मीन है वहां डिफरेंस ऑफ मीन ले लेंगे, यानी कि 2 डेटा का या 2 पॉपुलेशन का डिफरेंस ले लेंगे, नथिंग एल्स। तो जहां भी हम x ले रहे थे वहां x1 बार यूज कर रहे थे, वहां x1 बार माइनस x2 बार हो जाएगा, सिमिलरली इधर हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही हम स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस में यानी कि एसडी को भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को ले सकते हैं। ओके, अब H0 को हम क्या लेंगे कि H μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू म्यू। ये हमारी अजम्पशन होगी क्या, Z becomes the two samples has been drawn from the same population। यानी कि हम क्या अजम्पशन लेंगे कि ये जो 2 सैंपल्स लिए हैं वो सेम पॉपुलेशन में से ड्रॉ किए हैं।
ठीक है, फिर उसके बाद इसको टेस्ट यानी कि इस फॉर्मूले में पुट करके टेस्ट करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख के पुट करेंगे। फिर हम टेस्ट कर लेंगे कि हमारी वैल्यूज किस तरह से आ रही है, रिजेक्ट करनी है या एक्सेप्ट करनी है। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? यस मैम, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ बस वो एक बार आज प्रैक्टिस करूंगा, फिर देखूंगा क्या आता है नहीं। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर माइंड में आएगा, क्योंकि मैथ्स में जब तक हम हैंड से नहीं करते ना तब तक कैसे लगता है कि क्या पता मैं भूल जाऊं, या हो सकता है कि मतलब अभी तो आ रहा है समझ, बाद में क्या होगा, इस तरह से। तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। और जब भी प्रैक्टिस करो तो बाय हैंड हर बार फॉर्मूला जरूर लिखना, क्योंकि ऐसा करने से फॉर्मूले ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे बार बार लिखने से। भले ही देख कर लिखो, बार बार लिखने से हर बार हर क्वेश्चन में हर बार फॉर्मूला लिखना, चाहे देख कर ही लिखना। तो वो बार बार लिखने से वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो उनको हम बैठ के रट तो सकते नहीं। तो जब भी प्रैक्टिस करो हर फॉर्मूले को हर बार लिखो, जब तक याद ना हो जाए। हर फॉर्मूले को देख देख के लिखो, जब याद होने लगेगा तो बिना मतलब वैसे ही लिख लोगे ऑब्वियसली। अब सिंगल मीन वाला पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में डिफरेंस वाला होगा। अ सैंपल ऑफ 900 मेंबर्स हैज अ मीन 3.4 एंड SD है 2.6, ये सेंटीमीटर में गिवन है, और 2.61। ओके, does the sample from a large population of mean this and standard deviation this, and if the population is normal and its mean is unknown, find the 95% level and 98%। ओके, ये और इनकी लिमिट्स भी फाइंड कर। ठीक है, तो हमने S0 ले लिया कि सैंपल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद मीन एंड दिस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिस, जो गिवन है। ठीक है, ये है। अब हमने टेस्ट कर लिया, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, x बार क्या है, यहाँ पर इसने लिया था कि मेंबर्स है, यानी कि n हमें गिवन है ये 900, हैज अ मीन 3.4 एंड क्योंकि सैंपल की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन हमने सैंपल का ले लिया। ठीक है, अब सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मीन। अब ये पॉपुलेशन की बात करें कि ये वाला मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या हमने ये जो सैंपल लिया है वो इस पॉपुलेशन में से लिया है, ये हमें कंक्लूड करके बताना है। ठीक है, तो बस हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जो गिवन है उन वैल्यूज को पुट करके देख लेंगे कि हमारी वैल्यूज क्या आई। क्योंकि हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z क्या होनी चाहिए, 95% पे लेस देन 1.96 होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली हमारी लेस देन है, 1.73 है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिटेन करेंगे। इट मींस कि इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इट मींस कि ये जो सैंपल ड्रोन है वो इसी पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब हम लिमिट फाइंड कर लेंगे। ओके, रिड्यूशियल लिमिट फाइंड कर लेंगे इसकी। तो चलो कर लेते हैं फॉर्मूले में पुट करके। तो म्यू की लिमिट फाइंड कर ली हमने, लाइक ये 3.40 प्लस माइनस 1.96, क्योंकि हम 95% के लिए कर रहे हैं तो सिमिलरली वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो ये आ गई हमारी लिमिट। ठीक है, फाइनली वैल्यूज क्या आ गई, 3.6027 एंड 3.1973। 98% पे, क्योंकि इन पे सिर्फ लिमिट्स ही फाइंड करनी थी, तो बस ऑल के जो भी हमसे रिक्वायर्ड पूछा है इसने वही हम फाइंड कर देंगे। 95 के लिए पूछा था और 98 के लिए, तो हमने लिमिट्स फाइंड कर ली। क्लियर? देखो ये क्लियर हो गया ना। हमने यहाँ पे फॉर्मूला किया था ना 98 के लिए क्या करना है, 95 के लिए देखो ये जो है। ठीक है, z की जो म्यू की जो लिमिट फाइंड करनी थी, ये वाली करनी थी 95 के लिए, ये 99 के लिए, ये 98 के लिए। ओके, तो बस हमें 95 और 98 के लिए करनी थी, इसलिए हमने ये दोनों फॉर्मूले फाइंड
यूज कर लिया यहाँ। ओके मैम। अब हमें यहाँ पे 2 सैंपल्स गिवन है, 2 कंडीशंस गिवन है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम क्या लेंगे, ऑब्वियसली डिफरेंस वाला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इन अ सर्वे बाइंग habits 400 women shoppers are chosen at random in supermarket A. Their average weekly food expenditure is 250, standard deviation 40. For 400 women shoppers chosen at random in supermarket B, the average weekly food expenditure 220 and standard deviation 55. Test the 1% level of significance whether the average weekly food expenditure of two population of shoppers are equal. ये हमने चेक करना है कि ये है या नहीं है। चलो ठीक है, तो सैंपल हमने ये ले लिया, ठीक है। दोनों सैंपल ले लिए हमने, दोनों हमारे 400 के हैं। एक में हमारा मीन आ रहा है 250, दूसरे में 220 है SD, ठीक है। अब हम डिफरेंस वाले में, यानी कि डिफरेंस इट मींस कि इनमें कुछ डिफरेंस है या फिर सेम ही है। सेम मतलब कि देयर इज नो डिफरेंस। तो अब हमने ये ले लेंगे, डिफरेंस के लिए z फाइंड कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ये आ गया। इट मींस कि ये हमें गिवन था कि हमारा एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ये क्या है, ग्रेटर देन, एक सेकंड, ये 1% पर हमने फाइंड किया था 2.52, एक सेकंड, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ मीन के लिए हम फाइंड कर रहे थे। क्वेश्चन है, यहाँ फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं पहले, एक बार से फिर से देख लो कि हमारा क्या होना चाहिए। जो 1%, ये ना देख, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही मैम। 2 लेस देन और इक्वल टू 2.58 होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर क्या है हमारा, आ रही है, देखो ये जो कितना चाहिए, 2.58 से लेस या फिर इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंस के लिए, ओके। एंड डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट एंड एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर इससे ग्रेटर वैल्यू होगी तो फिर हम रिजेक्ट कर देंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे रिजेक्ट किया है। एक सेकंड, फॉर्मूला कहाँ है हमारा, हाँ, तो इसीलिए हमारा क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेटेड आना चाहिए 2.56 लिया था ना, 2.58 सॉरी, से लेस या इक्वल आना चाहिए, बट ये ग्रेटर है, इसलिए हम रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्ट किसको कर रहे हैं कि इट मींस कि जो एक्सपेंडिचर है दोनों पॉपुलेशन का वो इक्वल नहीं है, यानी कि डिफरेंट है। क्लियर, क्लियर, हाँ, क्योंकि यही उन्होंने पूछा था कि हमें टेस्ट करना है कि फूड एक्सपेंडिचर ऑफ टू पॉपुलेशन ऑफ शॉपर्स आर इक्वल, ये हमें टेस्ट करना था, ठीक है। तो हमने ये अज्यूम किया था कि चलो ये इक्वल
है, ठीक है, दोनों का एवरेज μ1 इज इक्वल टू μ2, ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो ये वाला पोर्शन μ1 माइनस μ2 वाला 0 हो जाएगा, तो हम x1 बार माइनस x2 बार ले लेंगे। यह हमने फॉर्मूला यूज किया और ये क्या आना चाहिए था फाइनली 2.58 से लेस या फिर इक्वल आना चाहिए था, जो कि 8.82 आया है, इसलिए हमने अपनी असम्पशन को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। ओके, इसीलिए वो रिजेक्टेड हो गई। क्लियर? तो मेनली क्या है कि अभी तुम्हें ये बहुत सारा ऐसे मिक्सअप क्यों लग रहा होगा, क्योंकि हमने एक तो बहुत सारे फॉर्मूले कर लिए हैं आज, ठीक है, मेनी। तो जब तक तुम उनको बाय हैंड यानी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो यही लगेगा कि कहीं मतलब सारा कुछ मिक्सअप हो गया है। तो एक काम करना है कि ये जो जितने भी हमने क्वेश्चंस कर लिए, अगर न्यू ना भी कर पाओ तो जितने कर लिए वो सारे जरूर रिवाइज कर लेना, और फॉर्मूले को बाय हैंड लिख लिख कर तुम्हें करना ही है, ठीक है। एक मिनट, ये काय स्क्वायर वाला, हाँ, इसमें फिर मैं आगे कराऊंगी, काय स्क्वायर हम टुमारो कर लें, करना है तो मैं भी करा दूंगी, बट मैं लग रहा है कि अगर बहुत सारा हो गया, मिक्सअप हो जाएगा सारा कुछ, तो फिर मैं टुमारो करा दूंगी। हम खाली कर रहे थे। हाँ, टुमारो इज फाइन। अब भी और क्या करना है फिर? मैम आप वो समझा दो तब तक यूनिट 1 दूसरा वाला ना, दूसरा वाला ना जी, ठीक है। यस मैम। हाँ, मैं वही समझाती हूँ तुम्हें। मैं एक ही में बता देती हूँ तुम्हें वन बाय वन कि कैसे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। सॉरी, अगर देखो हमारी इक्वेशन मैं बता दूँ, मैं ये पैराबोला है ना, तो यहाँ पे फोकस होगा, इसकी जो पॉइंट्स हैं वो होंगे a,0 होंगे, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे देते हैं, वो होती है x माइनस a इज इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस a इक्वल टू 0, और यहाँ पर है ये वर्टेक्स ओरिजिन पे 0,0 पे, ठीक है। p यहाँ पे एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x, y, और उसी से हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, यह है पैराबोला। तो इसकी इक्वेशन होती है, अगर ये इस तरह से अलोंग एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, लाइक अगर a यहाँ पे क्या गिवन है, मान लो 4 गिवन है, तो तुम्हें इक्वेशन कैसे गिवन होगी, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x अगर गिवन है, तो इट मीन्स तुम यहाँ से खुद ही अज्यूम कर लोगे, मान लो क्वेश्चन में तुम्हें ये गिवन है कि इसके लिए ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, तो एक्चुअली इससे कंपेयर कर लोगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4x, तो ये एक्चुअल ये 4 क्या है, a है, यानी कि यहाँ पर ये है, ठीक है। और अगर x और y में से कुछ भी सब्ट्रैक्टेड नहीं है या एडेड नहीं है, कुछ भी, सिर्फ y स्क्वायर इज इक्वल टू x की फॉर्म में ही आ रहा है, इट मीन्स कि इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 पर है। ये फॉर ऑल के लिए होगा, अभी मैं फॉर ऑल के लिए तो मैं थोरोली समझाऊंगी कि अगर हमारा वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है तो क्या होगा, और ओरिजिन पे है तो क्या होगा। तो अगर y और x में से कुछ भी सब्ट्रैक्टेड नहीं है, भले वो पैराबोला की हो, इलिप्स की हो, हाइपरबोला की हो, ये फॉर ऑल के लिए है, तो ये ऑब्वियसली ओरिजिन पे है इसका वर्टेक्स, ठीक है। और हम जैसे मानो तुम्हें इक्वेशन गिवन है, तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये पैराबोला है, इलिप्स है, या फिर हाइपरबोला है। तो देखो, जब भी तुम्हें सिर्फ एक ही वेरिएबल का स्क्वायर है, दूसरा ऐसे ही गिवन है, यानी कि उसमें कुछ टर्म्स गिवन हो, भले उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो, x का या y का कोफिशिएंट कुछ भी हो, सिर्फ एक ही का स्क्वायर है उस इक्वेशन में, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में दे दें, वो इस तरह से दे देंगे y स्क्वायर माइनस 32x प्लस समथिंग कुछ करके 0 करके दे देंगे, तो हमें ये खुद फॉर्म करनी पड़ेगी पहले इक्वेशन, ठीक है। तो सिर्फ एक ही वेरिएबल का, या फिर जरूरी नहीं है y का स्क्वायर हो, x का भी हो सकता है, क्योंकि अलोंग y एक्सिस हो जाएगा,
-64 या 120 कुछ भी यहाँ पर गिवन हो, स्क्वायर रूट में और विदाउट स्क्वायर रूट में, वो हम अभी कंपेयर करके समझ लेंगे कि इसका ये ए बाकी सबकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। ये मान लो गिवन है तो यहाँ पे y होगा फिर। तो एक वेरिएबल का स्क्वायर और एक विदाउट स्क्वायर है, इट मीन्स कि वो पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन में ऐसे ही होता है। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, वो इस फॉर्म में होती है, यानी कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कुछ गिवन है और वाई स्क्वायर के कुछ टर्म है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, बाकी एक्स वाई भी इसमें इन्वॉल्व हो कुछ भी कोफिशिएंट के साथ, और इज इक्वल टू यहाँ भी कुछ वैल्यू गिवन है, 1 ना होके कुछ और हो, क्योंकि बाद में हम इसको फॉर्म कर लेंगे उसमें। तो इट मीन्स दोनों का स्क्वायर है और पॉजिटिव साइन है दोनों की, इट मीन्स कि वो इलिप्स की इक्वेशन है। अगर दोनों का स्क्वायर है और एक कोई भी नेगेटिव है तो फिर वो हाइपरबोला है, क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन इसी तरह से होती है, यानी कि एक एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर होगा माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई कर लिया कि जैसे मान लो उन्होंने स्केच द कर्व दे दिया, ये स्केच द लाइक कॉनिक सेक्शन दे दिया या कर्व दे दिया, तो तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये कौन सा वाला कर्व है, यानी कि पैराबोला है, इलिप्स है या हाइपरबोला है। तो तुम यहाँ से पहचान लोगे कि एक ही का किसी एक वेरिएबल का स्क्वायर है, दूसरा वाला नॉन स्क्वायर वाला है, लीनियर है, लीनियर फॉर्म में है, तो इट मीन्स कि वो पैराबोला की ही इक्वेशन है, हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी इस फॉर्म में, है ना। कभी कभी डायरेक्ट दे देंगे बट मोस्ट प्रोबेबली वो रिड्यूस करवाएंगे तुमसे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करवाएं या जैसे भी करवाएं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में स्क्वायर हैं दोनों वेरिएबल्स के, और यहाँ पर कुछ एक्स वाई गिवन हो भी सकते हैं, नहीं भी गिवन हो सकते हैं, पॉजिटिव है दोनों, तो वो इलिप्स की है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इट मींस कि वो हाइपरबोला की है। तो पहला आइडेंटिफिकेशन तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन पेपर ही निकाल के बताऊंगी मैं इसमें। क्वेश्चन पेपर भी ओपन करती हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड स्केच द कर्व। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा है, उसके बाद ही हम स्केच कर पाएंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये दिया है ना तुमने मुझे, क्वेश्चन पेपर है ये 22 का, लास्ट ईयर का। ये है वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि पैराबोला है, बट हमें एक प्रॉपर फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे दिखाएंगे हम कि देखो हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि एक वेरिएबल का स्क्वायर है और दूसरा हमारा इस लीनियर फॉर्म में है, बट यहाँ पर कुछ और भी टर्म्स ऐड हो रखी है, तो हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये वाई स्क्वायर गिवन है, ठीक है, माइनस 6 है, 6y है। अब हमें ये y माइनस या प्लस समथिंग करके और होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो देखो ये जो एक हमारी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर वाली इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये तो है और ये भी है, बट हमारे पास बी स्क्वायर नहीं है। जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे ना 10th में, तो वैसे ही यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये 2ab वाली टर्म क्या किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, 6y। 2 a क्या है यहाँ पर y है और b हमें पता नहीं है, तो 6y। तो b यहाँ से फाइंड कर लेंगे 6y ओवर 2y। तो b क्या होना चाहिए यहाँ पे, 3 होना चाहिए, बट हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 को यहाँ पे प्लस करेंगे और माइनस भी करना पड़ेगा न्यूट्रल के लिए। तो माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये y माइनस 3 करेंगे, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो y तो नेगेटिव नहीं है बट माइनस 6 है, तो b वाला नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 होल स्क्वायर, और बाकी का क्या बचा, ये बाकी का ये सब बचा। तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे माइनस 2x माइनस 8, क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पे ना वो उसने इसको 8 कर दिया, इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x
+8 और y -3 और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके x + 4। बट एक्चुअल में हमें किस फॉर्म में लाना है इसको, देखो y² है तो इस फॉर्म में लाना है, y² = 4ax। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y -3 = 4 × 1/2 x + 4, क्योंकि 2 है ना तो इससे करके 2 ही आ जाएगा। हमें एक्चुअल में अपनी इस फॉर्म में लिखना था, ठीक है। तो हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। अब हम अपना आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे और करके ऐसे लिख देंगे y -3 = 4 × 1/2 x + 4 which is पैराबोला। एक पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर y या x में से कुछ भी माइनस या प्लस हो रखा है तो वो ओरिजिन पर नहीं है। देखो माइनस, जब भी देखो माइनस होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, जब भी प्लस होगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। यानी कि जो x लेंगे, यानी x जो होगा इसका जो वर्टेक्स वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे हम, इस तरह से देखो, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज ले ली, ये सिर्फ रफ वर्क है, हमें ऐसे ही दिखाना है इसको। और यहाँ तो वर्टेक्स किस पर, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा इस तरह से करके दिखा दूं कि एक्स को हमारा एक, दो, तीन, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। अब x को तो 4 लेना है, ठीक है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे ऐड हो रखा है। तो 4 यहाँ पे हो गया और y क्या होगा, 3 होगा। तो इसका वर्टेक्स जो भी हम पैराबोला ड्रॉ करने वाले हैं वो यहाँ होने वाला है। तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम इसको, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स हो गया, ओके। मतलब ये तो रफ फिगर है तो तुम इसको इस तरह से कर लोगे। ए क्या आया था, 1/2, तो यहाँ पे दिखा दोगे ए 1/2, 0, ठीक है। ओके सॉरी, माय मिस्टेक, 1 सेकेंड, ये है, एक मिनट, ये इधर की तरफ ही ड्रॉ होगा, माय मिस्टेक, एक हो गई, बताती हूँ मैं। हाँ इधर की तरफ ही होगा ये, एक सेकेंड। क्यों होगा इधर की तरफ, मैं वो भी बताती हूँ, उसका रीजन भी बताती हूँ कि इस जो इधर की तरफ ही क्यों होगा ये। यानी कि यहाँ पे हमने वर्टेक्स लिया था बट ये ऐसे होगा, क्यों होगा इसका रीजन मैं बताऊं। कि जब इस डायरेक्शन में होता है ना तो इक्वेशन में यहाँ माइनस साइन होता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो जब पॉजिटिव साइन होगा तो ऑब्वियसली इस शेप में होगा, ठीक है, इधर की तरफ होगा, क्योंकि इक्वेशन में कोई नेगेटिव साइन नहीं था ना एक्स के साथ में, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इसीलिए ये पैराबोला हमारे जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमारा यहाँ पे होगा -4,3 हो जाएगा, ये जो वर्टेक्स है, ठीक है। फोकस क्या होगा, क्योंकि देखो ए की वैल्यू क्या है, हाफ है, तो ये 1/2, 0 हो जाएगा, ओके। क्लियर, ये आया समझ? यस मैम। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो बी पार्ट है, एक
one minute hold. अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, तो मैं भी समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में हमें इसमें करना क्या होता है, चाहे वही भले कोई भी हो है। ये 4y² हो गया और प्लस 18x माइनस 24y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें देखो ये दोनों ही पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ये एलिप्स है, ठीक है। तो हमें इस फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि देखो एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b², ये होती है, ठीक। अब यहाँ पे बाकी की भी टर्म है, इट मीन्स कि इनको भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि x और y के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए यहाँ पर, लाइक 1 1 होने चाहिए। ये तो हम चलो कर लेंगे रिड्यूस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 9x² प्लस 18 x को नियर लिखा और प्लस 4y² माइनस 24y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें फिर से हमें वही कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली कंडीशन लानी है, ठीक है। और हमें एक्चुअल में क्या करना है कि इनमें से ना 9 कॉमन लो। क्यों? क्योंकि हमें इनका कोफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए, इसका भी चाहिए और इसका भी चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, इसको 9 इसमें से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, x² प्लस 2x बचा, ठीक है, ये बचा। और यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या होगा, y² माइनस 6y बचा। अब हमें इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, ठीक है। अब हमें इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, दोनों का ही होल स्क्वायर में लेकर आना है। तो वही इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस और 1 माइनस कर देंगे, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें वही 3 को लाइक 9 को ऐड करेंगे, क्योंकि पहले वाले इसमें भी तो यही किया था ना हमने। देखो अगर 6 होगा तो हम क्या करेंगे, 9 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। तो चलो करते हैं वही। तो 9 और हमने यहाँ पे क्या किया, x² प्लस 2x प्लस 1 चाहिए तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा, और प्लस 4 यहाँ पे y² प्लस माइनस 6y प्लस 9 तो माइनस 9 भी करना पड़ेगा इसको न्यूट्रल करने के लिए। ये तो मैं समझ तो आ रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। हाँ, तो एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, सिर्फ x² प्लस 2x प्लस 1 चाहिए, माइनस 1 को बाहर लेना पड़ेगा, तो ये माइनस 9 होगा। क्यों? क्योंकि हम 9 से बाहर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। सिमिलरली हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 4y² माइनस 6y और प्लस 9 चाहिए, तो बाहर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके 9 को 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये, ठीक है। अब हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, इसका x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका y माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं इसको। तो ये यहाँ पे क्या है, 9 और ये हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस 4y माइनस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा था, 9 और यहाँ क्या बचा था, माइनस 36 और प्लस 9 है इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा 9 और x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब 36 को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में इक्वेशन क्या है हमारी, ये है ना, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। तो हमें 1 भी चाहिए राइट हैंड साइड में, तभी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम 36 से एंटायर इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स कि 9 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 36 प्लस 4 इंटू y माइनस 3 होल स्क्वायर ओवर 36 और यहाँ हो गया 1।
तो यहाँ पे x+1 होल स्क्वायर ओवर 4 आ गया, प्लस यहाँ पे y-3 होल स्क्वायर ओवर यहाँ 9 आ गया इज इक्वल टू 1। और इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करके और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ गया, यानी कि 2 का स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो चलो करते हैं इसको। तो x+1 होल स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस y-3। हाँ मैम एक बार फिर से समझा दोगे, वो क्लास एक्चुअली ये बंद हो गई थोड़ी देर के लिए अभी। मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ बताओ। मैं बोल रहा हूँ मम्मी क्लास थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी अभी, आपका पता नहीं चला आपने क्या किया। मैं तो खैर कंटिन्यू क्लास में थी, मे बी उधर से डिस्कनेक्ट हो गया हो, बट तुम यहाँ पे शो तो हो रहे थे, बट आई डोंट नो कि क्यों नहीं दिखाई दी। ठीक है, हमने सिर्फ रिड्यूस किया है इसको, ये इक्वेशन है हमारी। दिख तो मुझे रहे थे क्लास में, मे बी कि तुम्हें, हाँ। तो यहाँ पर हमें सिर्फ रिड्यूस करना है इसको। ठीक है, कहाँ तक तुम्हें समझ आ गया था, कहाँ से नहीं आया ये मुझे बताओ। ये स्टेप आ गए थे समझ? यस मैम। हाँ, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, और जो 36 हमारा बचा हो उसको हम राइट हैंड साइड में ले आए हैं, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए 1 चाहिए, तो हमने इंटायर इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे डिनोमिनेटर में 4 एंड यहाँ पे 9 आ गया। बस इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो 4 क्या है, a का स्क्वायर है, सॉरी 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर क्या आ गया 2 स्क्वायर, और यहाँ पे 3 स्क्वायर आ गया, यानी कि b स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पे 3 स्क्वायर। तो बस ये लिखा दी। तो इट मीन्स यहाँ से कंपेयर विद, देखो कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन से, तो यहाँ पे a क्या है, देखो यहाँ पर जब इक्वेशन देखो ये होती है ना x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्चुअल में जो रियल इक्वेशन है वो x माइनस h होल स्क्वायर होती है, जो कि मैंने तुम्हें नोट्स में भी दी थी, ओवर a स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 होता है। h और k क्या होते हैं, ये सेंटर होते हैं। ठीक है, सेंटर। बट ये जो इक्वेशन होती है सेंटर एट ओरिजिन पे होती है, यानी कि h और k जब 0 0 होते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इट मींस के वो सेंटर की, के सेंटर हमारा कहाँ पे लाई करेगा। तो अब यहाँ पे सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया यहाँ पे c इज इक्वल टू हो गया -1, 3 हो गया, क्योंकि x में ऐड है तो ये माइनस हो जाएगा, y में माइनस है तो ये। तो हमारा इलिप्स कैसे ड्रॉ होगा, लाइक जो a क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 है, और b की वैल्यू क्या आ गई 3 है। तो जब हमारी b जब बड़ी होती है, इट मीन्स कि ये अलोंग y एक्सिस है। ठीक है, जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है y के वाली, तो ये अलोंग y एक्सिस होगा। चलो नेक्स्ट पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, बता देती हूँ, छोटा सा ड्रॉ कर लेंगे, बस समझना है हमें। जब b की वैल्यू बड़ी होगी तो अलोंग y एक्सिस होगा, यानी कि इस तरह से ले लेंगे हम। और सेंटर कहाँ पर है, -1,3 पे, तो -1,3, तो -1 ही हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये सेंटर होगा यहाँ पे। ठीक है, सेंटर हम यहाँ पे लेंगे, तो अलोंग y एक्सिस है, यानी कि b इज इक्वल टू 3 है, इस तरह से ड्रॉ होगा, और a इज इक्वल टू 2 है, इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, ये वाली लेंथ क्या होनी चाहिए, ये 3 होनी चाहिए, और ये वाली लेंथ क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। 2 हो गया, ये 3 हो गया, और सेंटर क्या हो गया यहाँ पे, सेंटर -1,3, इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, एंड पॉइंट्स को यहाँ पे लिख देंगे। ओके, एंड पॉइंट्स को यहाँ पे लिख देंगे, और सेंटर को यहाँ मेंशन कर देंगे। अब ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। हाँ, और विच इज यहाँ पे मेंशन भी कर दोगे, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई भी करना है ना, विच इज इलिप्स, विच इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख दोगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो हमें क्या है कि इक्वेशन गिवन होगी, और हमें जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कहाँ पर क्या गिवन होगा, तो हम उसे पहचान पाए कि ये इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, तो सबसे पहले वो करेंगे, और फिर हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी, ये तो ओरिजिन पे है, ये कुछ भी गिवन सेंटर पे है, तो हम इसमें रिड्यूस करेंगे। हमें डायरेक्ट तो वो रेयरली देंगे, बट हमें रिड्यूस करने के लिए देंगे, जैसे कि हमें ये इक्वेशन गिवन थी,
तो उसको हमने 1 बाय 1 रिड्यूस कर लिया। ठीक है, कहां पर क्यों कैसे करना है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अगर x या y के कुछ कोफिशिएंट हैं तो सबसे पहले हम उनको कॉमन ले लेंगे, फिर क्या करेंगे हम उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद हमें क्या करना है कि राइट हैंड साइड उसकी 1 होनी चाहिए, तो अगर कोई और नंबर होगा उससे एंटायर इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, जैसे कि मैं 36 से किया था, तो ऑब्वियसली हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म में आ जाएगा, है ना, रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया। बस हमने इसको दिखा दिया कि ये किसकी इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि इसमें सेंटर क्या आ रहा है और इसमें a एंड b की वैल्यू क्या आ रही है। तो a की वैल्यू क्या होती है, ये वाली लेंथ होती है, ये वाली अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। b की वैल्यू क्या होती है, अलोंग y एक्सिस वाली लेंथ होती है। ओके, ये जो एक पार्ट में होती है, वैसे तो 2b हो गई और ये 2a हो गई, ठीक है। तो हाफ वाला जो पार्ट होता है वो हम b लेते हैं इधर अलोंग y एक्सिस और अलोंग एक्सिस ये वाले में। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम। हाँ, अगर ये दोनों में से देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि x और y के जो दोनों स्क्वायर हैं वो पॉजिटिव हैं, तो वो इलिप्स के हैं, बट इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हुआ तो फिर वो हाइपरबोला का होगा, ठीक है, क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पर साइन माइनस आ जाता है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक माइनस है, या तो x वाला माइनस हो या y वाला माइनस हो। अगर y वाला माइनस है इट मींस कि अलोंग x एक्सिस है, अगर x वाला माइनस है तो अलोंग y एक्सिस है। क्लियर? इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। अगर तुम्हें टाइम मिले प्रोबेबिलिटी वगैरह से तो फिर इसको ट्राई करके देख लेना, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूंगी टुमारो। ओके ओके। अब तुम देखोगे नोट्स को तो तुम्हें समझ आ जाएगा। जी मैम। ओके, चेक कर लेना, आ जाएगा समझ, और मैं कल हाइपरबोला वाला और करवा दूंगी, और बाकी उसका रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन क्या होगा, मैं भी मतलब शॉर्ट में बता दूं कि जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, अब रिफ्लेक्शन वो बोलेंगे कि तुम्हें वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टल करना है। जैसे मान लो तुम्हें वर्टिकली करना हो, ठीक है, तो तुम ऐसे इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा मैं बताऊं, इसका रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा वर्टिकल करेंगे तो। अगर हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा तो सेम जो हमने इधर ड्रॉ किया है वो इधर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल हो गया, इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल हो गया, वो रिफ्लेक्शन हो गया। ओके, तो कल हाइपरबोला करके उसका रिफ्लेक्शन भी करके ये यूनिट पूरी हो जाएगी फिनिश, और फिर हम कल प्रोबेबिलिटी को फिनिश करके फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, अलजेब्रा वाला पोर्शन। ओके ओके मैम। अब तो तुम्हें ड्रॉ करना समझ आ गया ना कैसे करेंगे? जी जी मैम। हाँ, तो हमें एक्चुअली वही कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह करके उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है पहले उसको, और फिर हम जो भी हमारी फॉर्म आएगी उसको ड्रॉ कर देंगे।